बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियाज को शुरू करने वाले हैं और उसका जो सबसे पहला बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, इसको हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट और इसकी हर एक मेन चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ये जो बैक्टीरिया ये बहुत ही आसानी के साथ इजी वे में क्लियर हो जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने एक काम कर लेना है कि एम साइंस को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी जो कि नॉलेजेबल और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में समझाएंगी। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। यहाँ से मैं इसको स्लाइड शो करता हूँ और इस लेक्चर को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है ये हम ग्राम, मैंने आपको बताया था कि हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स को हमने शुरू किया हुआ था। अब तक हमने दो बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया था, बेसिलस एंथ्रेसिस और बेसिलस सीरियस। उसके बाद ये जो तीसरा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव रॉड का क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, इसको आज हमने डिस्कस करना है। अब जो है क्लोस्ट्रीडियम की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। अब ये सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नहीं है, और भी कुछ इसकी स्पीशीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम उसके नाम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनस है या टेटनाई, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ हैं। एक है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इसको भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे फुल डिटेल से। और जो चौथा क्लोस्ट्रीडियम होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। अब ये जो चारों क्लोस्ट्रीडियम है ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनके बारे में फुल डिटेल में और हर मेन बात पता होना लाजमी है। आज के जो हमने लेक्चर में डिस्कस करना है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनस। अब जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस है ये कौन कौन सी डिजीजेस करवाता है। इस बैक्टीरिया से आप उमूमन बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ भी होंगे कि ये सबसे पहला जो इन्फेक्शन जो मेन करवाता है वो करवाता है ये टेटनस। अब जो टेटनस है ना, ये क्या है कि ये है स्टिफनेस या स्पैज्म ऑफ द मसल, यानी हमारे जो मसल्स हैं बॉडी के वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हालत में हो जाते हैं। स्पैज्म मीन या स्टिफनेस मीन के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। अगर हम उसको मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो इस चीज़ को बोला जाता है टेटनस। और इसके लिए स्पेसिफिक टर्म हम दूसरी जो चूज़ करते हैं वो होती है स्पैस्टिक पैरालिसिस, भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें बॉडी का एक एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा एरियाज में मसल की स्टिफनेस वगैरह हो जाती है और फिर मसल या हाथ पाँव को मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज़ होंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सबसे पहली है वो है ओफिस्टोटोनस। अब ये क्या है कि ये स्पेसिफिक पोजीशन है। मैं इसको आपको डायग्राम से समझाने की भी कोशिश करूँगा कि ये एक पोजीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी की कर्व मूवमेंट हो जाती है, यानी एग्जैजरेटेड आर्चिंग या कर्व मूवमेंट। यानी एग्जैजरेटेड मीन के बहुत ज़्यादा और आर्चिंग मीन कर्व मूवमेंट। कैसे होगी यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट अभी एक पिक्चर में दिखाता हूँ। इस पिक्चर में अगर हम देखें, आप इस पिक्चर को देखें कि इसमें जो है ये बॉडी की ना बैक की बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन हो रही है। यहाँ पे बैक की इस पोजीशन को बोला जाता है ओफिस्टोटोनस। ये टेटनस टॉक्सिन की वजह से होती है। इसकी पैथोजेनेसिस में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगी। अब यहाँ पे देखें कि पूरी बैक यहाँ पे जो है हाइपर एक्सटेंड हो चुकी है, यानी पीछे की तरह मुड़ चुकी है कर्व की सूरत में। इसमें उसका हेड भी हो गया, नेक भी हो गई, ये पूरी बैक हो गई, इवन के लेग्स भी, हर चीज़ यहाँ पे हाइपर एक्सटेंड हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। और दूसरा यहाँ पे आप देखें कि हेड, नेक, स्पाइनल कार्ड और बैक, इन चारों चीज़ों की जो है आर्चिंग मूवमेंट होती है अगर ये टेटनस किसी पेशेंट को हो जाए। इसके बाद जो है एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं रीसस सार्डोनिकस। अब ये क्या चीज़ है, इसका नाम थोड़ा याद रखना मुश्किल है, जिसको रिक्टस ग्रीन भी कह सकते हैं। ये भी बेसिकली वही स्पैज्म ही है। हम यहाँ पे स्पैज्म की ही आगे स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो अगर स्पैज्म फेशियल मसल्स का होगा, हमने अभी तक देखा हेड, नेक, स्पाइनल कार्ड और बैक, मतलब हमारे ट्रंक का एरिया जो था उसमें वो हमने देखा, वो टर्म थी ओफिस्टोटोनस। और जो फेशियल के रिलेटेड होगी वो होगी रीसस सार्डोनिकस। अब इसमें क्या होगा कि ग्रीनिंग हो जाएगी। ग्रीनिंग स्पेसिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं कि पेशेंट जो है अपने टीथ को ऐसे रिवील करेगा, मतलब मुंह बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा फेशियल मसल्स के। यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस पेशेंट को देखें, तो यहाँ पे आप इसके दांत देख सकते हैं, ये यहाँ पे रिवील कर रहा है और इसके जो फेशियल सारे मसल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इस वजह से कुछ इस तरह की पिक्चर ये शो कर रहा है। तो आप इस चीज़ को या इस चीज़ से याद रख सकते हैं।
उसके बाद जो हम वापस चलते हैं कि जो चौथी चीज़ है वो है लॉक जा। हम थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें टेटनस की ही शक्ल हैं। लॉक जा में क्या होगा कि जो हमारे जबड़े हैं मुंह के वो लॉक हो जाते हैं, उनके जो मसल्स हैं उसको जिन्होंने लपेटा हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉक जा। तो वो चीज़ इसमें हो जाती है। उसके बाद जो है कुछ स्किन के रिलेटेड डिजीजेज हैं जो कि इससे हो सकती हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। अब सेलुलाइटिस विद क्रेपिटिकस, ठीक है, क्रैपीटस, सेलुलाइटिस विद क्रैपीटस। अब इसमें क्या होगा कि सेलुलाइटिस हमने देखा कि और बैक्टीरियाज में भी हो रही थी, लेकिन ये जो इसकी सेलुलाइटिस है वो आगे इस इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाएगी। यानी सेलुलाइटिस मीन्स के बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जो हो जाती है स्किन के अंदर। अगर कोई क्रश या ग्राइंडिंग इंजरी हुई है, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें ऐसी बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही होती हैं, ग्राइंडिंग या क्रशिंग इंजरीज, जिसमें फ्रैक्चर्स वगैरह भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक फ्रैक्चर है कि कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर वो होता है कि कोई भी स्किन का ऐसा कट हो गया, यानी स्किन के अंदर ब्रेक आ गया, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन फिर फैलना शुरू होता है, सेलुलाइटिस होती है। और इस तरह स्किन के इन्फेक्शंस आगे प्रोग्रेस करके फिर टेटनस की तरफ चले जाते हैं, और टेटनस की फिर ये स्पेसिफिक डिजीज़ हैं। नेक्स्ट ये है कि एक नियोनेटल टेटनस भी हो सकता है, जो कि नियोनेट्स, न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उसमें होता है। उसमें क्या होता है कि या तो कंटेमिनेटेड एम्ब्लाइकस हो जाए या सर्कमसिजन वाउंड, यानी जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोटिक सैक में जब बेबी होता है और जब वो बाहर आता है तो अम्बलाइकस के साथ वो जुड़ा होता है, तो अम्बलाइकस को जब भी कट किया जाता है तो वहाँ से कंटेमिनेटेड अम्बलाइकस अगर हो जाए तो नियोनेटल टेटनस हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा सर्कमसिजन वाउंड, जब सर्कमसिजन की जाती है तो उसके दौरान अगर कुछ वाउंड के अंदर इन्फेक्शन हो तो उससे इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने का यानी टेटनस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो कंडीशंस हैं कि ये जो लीड्स टू टेटनस, जो टेटनस की तरफ लेके जाएंगी। मेन जो डिजीज़ है वो टेटनस है, और उसकी जो आगे टर्म्स हैं वो ये तीन है। तो इन कलर्स की स्कीम को आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये हमने हाइपर एक्सटेंशन देख ली, और ये हमने वो रिसस ये वाला देख लिया, रिसस सार्डोनिकस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है, मतलब कहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। अब जो हैबिटेट है ना इसका वो है सॉइल, यानी इसके अंदर भी स्पोर्स हैं। हमने देखा कि अभी तक ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अंदर, अब ये तीसरा बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं, सबके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं, और मेन यही स्पोर्स ही आगे जाके पैथोजेनेसिस करवाएंगे, और ये स्पोर्स होते हैं सॉइल के अंदर। अब हम देखें कि अगर जितने भी ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स का हमने देखा, अभी वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट का देखा, उसमें भी स्किन के अंदर ब्रेक आया तो सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया था और उसके स्पोर ट्रांसफ़र हुए। अब हैबिटेट तो हो गया इसका सॉइल। अब ये कैसे हो ट्रांसमिट होगा, इसकी बहुत ज़्यादा सूरतें हैं अभी यहाँ पे, बहुत ही चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है कि कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेक आ गया स्किन के अंदर, यानी स्किन है उसके अंदर कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई चीज़ मतलब लग गई स्किन के ऊपर, उसके अंदर कुछ ब्रेक कर दिया, ब्लीडिंग वगैरह हो गई, तो उससे के ज़रिए ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर उस बैक्टीरिया के ब्रेक के बाद अगर स्किन की नेक्रोसिस, टिश्यू हो गई, यानी डेड सेल्स बन गई या ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो फिर इसके जो स्पोर्स हैं उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि वो आसानी के साथ ग्रो कर जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो टिश्यू है उसकी नेक्रोसिस या पुअर ब्लड सप्लाई होगी, तो उससे ये स्पोर्स ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है स्पेसिफिक, वो है रस्टी नेल्स। अब रस्टी नेल्स क्या होते हैं, आपने कील्स वगैरह को देखा होगा, ये जो हम दीवारों में लगाते हैं उसको रस्टी नेल्स बोला जाता है। वो अगर हम कोई पाँव के अंदर लग जाए या किसी भी एरिया पे लग जाए तो वो पेनिट्रेट करता है स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जो चांस है कि जो ज़ख़म होगा उससे ये बैक्टीरिया आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी तक हम देख रहे हैं कि स्किन से ही मेन इसने फैलना है, अपनी स्किन का लफ्ज़ याद रखना है। ये सारी कंडीशन फिर स्किन के अंदर आ रही हैं नेक्स्ट, तो स्किन आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्किन पॉपिंग। अब ये क्या है कि ये एक स्पेसिफिक टेक्निक या टर्म हम इसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट लोग, यानी बहुत ज़्यादा जो नशावर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। इसमें क्या होता है कि वो जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को अपनी स्किन में, इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर स्कार्स, डिप्रेशन, इरेगुलर और सर्कुलर इस तरह के डिप्रेशन बन जाते हैं, और हाइपर एंड हाइपोपिगमेंटेड एरिया, यानी कि वो जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगाएंगे अपने बाजू में या कहीं भी, तो वहाँ पे जो है स्किन बिल्कुल ब्राउन या जो नॉर्मल स्किन होती है वो कलर नहीं रहेगा, वहाँ पे वाइटिश या इरेगुलर डिप्रेशन या गोल गोल सर्कुलर टाइप हो जाएंगे, उसको स्किन पॉपिंग बोला जाता है। तो उसके ज़रिए ये इन्फेक्शन आसानी के साथ फैल सकता है टेटनस का।
इसके बाद जो अगली कंडीशन है कि डीप सीटेड वाउंड। अब डीप सीटेड वाउंड कौन से हैं कि स्टैब वाउंड जिसको हम बोल सकते हैं, ये फोरेंसिक में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ होती है स्टैब वाउंड की। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम चाकू ले लें या कोई भी ऐसा स्टैब वाउंड जो कि हम पेनिट्रेट करें स्किन के अंदर, किसी को चाकू कोई मार दे या कुछ भी मतलब पेनिट्रेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जो कि स्किन पेनिट्रेट करे, तो उससे जो इन्फेक्शन होगा उससे टेटनस बहुत ज़्यादा फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो अगला इन्फेक्शन है वो बाइक एक्सीडेंट, यानी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बाइक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर ब्रेकेज आ जाती है, तो उससे इस इन्फेक्शन के फैलने का खतरा होता है। तो इसीलिए हम वहाँ पे टेटनस की ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी वैक्सीन वगैरह को यूज़ करते हैं ताकि इन्फेक्शन का आगे बढ़ ना जाए, और जो हमने डिजीज़ देखी वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी, तो उस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे हैबिटेट में और ट्रांसमिशन में आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हैबिटेट सॉइल है और ट्रांसमिशन स्किन्स में मुख्तलिफ कंडीशंस में हो रही है। और आखिरी कंडीशन नियोनेटल टेटनस जो हमने देखा कि वो अम्बलाइकस और सर्कमसियन वाउंड से फैल रहा था। तो ये स्किन की कुछ कंडीशंस और ये सब आपने याद रखना है। अभी हम इसको रिपीट भी करेंगे क्विकली बाद में, लेकिन अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पैथोजेनेसिस इसकी क्या है। अब जो पैथोजेनेसिस है ना इसकी, उसमें जो सबसे पहले है कि स्पोर्स हमने देखा कि वो जर्मिनेट होंगे जब भी पंक्चर्ड वाउंड होगा, कोई भी चोट वगैरह लगेगी। अब जो स्पोर्स है ना वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में अंदर अंदर ग्रो करेंगे जिसको कहते हैं एनारोबिक कंडीशन। अब हम देखें कि अभी तक जो हमने बेसिलस वगैरह पढ़े थे दोनों वो एरोबिक कंडीशन में वर्क कर रहे थे, लेकिन इसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए जो कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो उसमें ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। पंक्चर्ड वाउंड होगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करेंगे। बहुत आसान है इसको याद रखना, टेटनस के नेम से ही टेटनस टॉक्सिन है, जिसका दूसरा नाम टेटनस स्पैज्मीन जिसको बोल सकते हैं। स्पैज्मीन भी आप स्पैज्मोलाइटिक या स्पास्टिक पैरालिसिस से याद रख सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली एक्सोटॉक्सिन है जो कि वेजिटेटिव सेल से प्रोड्यूस होता है। अब ये वेजिटेटिव सेल्स कौन से होते हैं, जो कि एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उससे ये प्रोड्यूस होगा। कौन से कहाँ पे, वाउंड साइड पे, यानी कोई भी चोट लगेगी उसके एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स से बैक्टीरिया के ये टेटनस टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट ये क्या करेगा, स्पोर्स भी आ गए, टेटनस टॉक्सिन भी रिलीज हो गया। उसके बाद ये क्या होगा कि बॉडी के अंदर जाएगा। अब हमने देखा कि ये सीएनएस की बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स करवा रहा था। टेटनस में हमने देखा ये पैरालिसिस और ये स्पास्टिक ये सब न्यूरॉन्स उसमें का चक्कर था। तो ये सीएनएस में जाएगा, कैसे जाएगा कि रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ मूव करेगा, और इंट्रा एक्सोनिनली यानी कि एक्सॉन के अंदर इसकी मूवमेंट होगी। एक्सॉन मीन्स जो न्यूरॉन का वो पार्ट जो कि न्यूरॉन को सेल से दूर लेके जाता है। तो ये सीएनएस की तरफ यानी स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इसको लेके जाएगा, इस टॉक्सिन को, टेटनस टॉक्सिन को। उसके बाद क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम या पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन भी इसको कह सकते हैं, वो रिलीज करेगा वहाँ पे जाके, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन स्नेयर प्रोटीन को ब्रेक करेगा जो कि इन्वॉल्व है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में। मेन हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पे जाके इसने एक्ट करना है, उसको जाके इसने ब्लॉक करना है। तो उसका ये मैकेनिज्म है कि ये टेटनस टॉक्सिन की ही आगे बातें हो रही हैं कि प्रोटीएज ये रिलीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये अब इसने ये भी रिलीज कर दिया, उसके बाद ये गैंग्लियनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा। गैंग्लियनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इसको बोला जाता है, जो कि मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उसको गैंग्लियनिक रिसेप्टर कहते हैं। वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होते ही इसका जो मेन काम है कि इसने इनहिबिटरी मीडिएटर यानी गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एंड ग्लाइसिन को इनहिबिट कर देना है। ये वर्ड आपने नहीं बोलना, जो मेन इसका पैथोजेनेसिस है वो यही है कि इसने इन दो न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करवाना है। इन ट्रांसमीटर का क्या काम होता है कि ये जो है इनहिबिट कर रहे होते हैं एक्साइटेशन को, तो इसको ये इनहिबिट करवा देगा। और ये ट्रांसमीटर रेंशा सेल से बन रहे होते हैं, कहाँ पे, स्पाइनल न्यूरॉन्स पे और स्पाइनल साइनेप्सिस पे, तो उस वहाँ पे जाके इसको इनहिबिट करवा देगा। उससे क्या होगा कि जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो अनअपोज्ड हो जाएंगे यानी एक्साइटेड हो जाएंगे, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, जो कि हमने कंडीशंस देखी कि बहुत ज़्यादा फिस्टोटोनस, सार्डिडोनिकस, वो सब कुछ हमने देखा था। अब देखें कि इसकी पैथोजेनेसिस में आपने स्पोर्स और टेटनस टॉक्सिन विरुलेंस फैक्टर ये याद रखने हैं। आगे उसकी कहानी में 4 बातें हैं कि रेट्रोग्रेड मूवमेंट, प्रोटीएज, फिर रिसेप्टर पे बाइंड और फिर इनहिबिट करेगा जो न्यूरोट्रांसमीटर को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अब आसान चीज़ें रह गई हैं, मेन मुश्किल या जो समझने वाली चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं।
सबसे पहले है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ऑफ कोर्स क्या हम ग्राम पॉजिटिव रॉड पढ़ रहे हैं, तो ये उसका तीसरा बैक्टीरिया आज हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये है कि ये ओब्लिगेट एंड एरोब है। हमने देखा कि ये ओब्लिगेट मीन के सिर्फ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बस लाजमी है। ओब्लिगेटरी मीन के लाजमी। ओब्लिगेटरी एनारोब है, ये डिफर करता है बाकी ग्राम पॉजिटिव रॉड से जो कि हमने पीछे डिस्कस किए थे, बेसिलस। उसके बाद यह है कि इसमें स्पेसिफिक किस्म का स्पोर मौजूद होता है जिसको कहते हैं टर्मिनल स्पोर। स्पोर तो होता है, हमने देखा सब में स्पोर आ रहा है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक स्पोर है वो है टर्मिनल स्पोर। टर्मिनल स्पोर ये होता है कि स्पोर जो है एक एंड पे बनेगा। एंड मीन के जैसे आप देखें कि एक इसकी मिसाल ऐसे एक लुक लाइक टेनिस रैकेट, यानी आप टेनिस रैकेट को देखें जिससे आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, उसकी एक हैंडल वगैरह होता है और एक गोल सी उसके ऊपर जाली वगैरह होती है जिससे हम खेलते हैं। तो उसकी तरह पे वो जो गोल किस्म की जाली होती है उस तरह का ये स्पोर होता है टर्मिनल, और एक हैंडल किस्म का होता है इसकी तरह का। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इसकी दो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, टर्मिनल स्पोर और ओब्लिगेट एनारोब। तो ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। अब जो इसकी लेबॉर्टरी डायग्नोसिस है ना, वो बेसिकली क्लिनिकल होती है। उसके लिए हम कुछ ज़्यादा कल्चर वगैरह और ये चीज़ें नहीं करते जो कि अब अभी तक हम बैक्टीरियाज में देख रहे थे। क्लिनिकल मीन्स के पेशेंट आएगा, वो हमें बताएगा कि उसकी कोई हिस्ट्री होगी, जैसे कि हमने ट्रांसमिशन में देखा कुछ वाउंड वगैरह स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह, या कोई मोटर बाइक एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, जैसे कि हम देखें स्किन पॉपिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी उसमें, नियोनेटल टेटनस वगैरह था। तो वो हिस्ट्री पे प्रॉपर बताएगा। इसके अलावा उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी हमें शो हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा उसमें टेटनस हुई होगी चेहरे पे, उसकी हाइपर एक्सटेंशन पीछे बैक पे, ये चीज़ें आर्चिंग, ये चीज़ें हम देख के इसको डायग्नोस आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसको बहुत रेयरली आइसोलेट कर सकते हैं किसी कल्चर पे, तो इसीलिए हम इसको क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, ताकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है इसको क्लिनिकल डायग्नोस करना। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अब जो ट्रीटमेंट है ना इसकी, उसके लिए हम स्पेसिफिक जो है हाइपर एमिनो ह्यूमन ग्लोबुलिन देते हैं, जो कि हम आपने देखा होगा कि अक्सर आपको कोई चोट वगैरह लग जाए, आप बाजार जा रहे हो, सड़क पे गिर जाएं, कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ जो सड़क पे ऐसे ब्रेक आ जाए स्किन पे, तो उसके बाद आप एक IM इंजेक्शन लगाता है एक डॉक्टर आपको। तो वो यही होता है कि हाइपर ह्यूमन ग्लोबुलिन, ताकि वो इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि वो आगे डिसमिनेट होके टेटनस और बहुत ज़्यादा आगे सिम्टम्स प्रोड्यूस ना करें। इसके अलावा कुछ स्पेज़मोलाइटिक ड्रग्स वगैरह भी देते हैं। स्पेज़मोलाइटिक ड्रग्स कौन सी हैं? जो स्पेसिफिक डायज़ीपाम है, वेलियम एक इसका ब्रांड नेम है, लेकिन डायज़ीपाम आपने याद रखना है कि जो कि बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप में से है, कि ये क्या करता है कि स्पेज़मोलाइटिक, हम देखा कि स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही थी इस बैक्टीरिया में, तो ये स्पेज़मोलाइटिक के तौर पे एक्ट करेगा और उसकी स्पास्टिसिटी को कम कर देगा। तो इसके लिए ये ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि पेंसिलिन जी। और पेंसिलिन जी क्यों देते हैं? जैसे कि हमने देखा कि स्किन के इन्फेक्शन थे, तो पेंसिलिन जी क्या है कि सेलुलर इनहिबिटर है, सेलुलाइटिस और इस किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम पेंसिलिन जी भी लाजमी देते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं पैदा होती। बीटा लैक्टामेज इसमें नहीं होता इस बैक्टीरिया में, और इसको ये इसलिए ये पेंसिलिन जी सेव है और हम दे सकते हैं। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक जो अमीनोग्लोबुलिन है, हाइपर अमीन ह्यूमन ग्लोबुलिन, और एक स्पास्टिक ड्रग्स और एक एंटीबायोटिक पेंसिलिन जी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। अब जो प्रिवेंशन है ना इसकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे है कि जो इसकी है ना वो वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको हम टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन ये है कि ये फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन है, यानी फॉर्मलिन में हम इसको रखते हैं, उससे ट्रीट करके इस वैक्सीन को बनाते हैं, और ये उन बच्चों को दी जाती है। जब भी बच्चों को दी जाती है तो इसके साथ एक कैरियर प्रोटीन एक और वैक्सीन को मिलाया जाता है, डिप्थेरिया टॉक्सॉइड और या ए सेलुलर परट्यूटस वैक्सीन। ये एक और वैक्सीन है जो कि डिप्थेरिया बैक्टीरिया है उसके खिलाफ होती है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या होती है। तो उसके साथ इसको मिला के चिल्ड्रंस को देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है। इसके अलावा हम पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी करते हैं। अब पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है? पैसिव ये होती है कि आप एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर डाल दो, और एक्टिव ये होती है कि आप कोई एंटीजन डालो, उसके खिलाफ बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाए। तो पैसिव एक्टिव में आप एंटीजन एंटीबॉडी दोनों डाल रहे होते हो। उन पेशेंट में जो कि इंजर हुआ है, उसको कोई इम्यूनाइजेशन अभी तक नहीं मिली, तो आप उसको हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे, जो कि एंटीजन के तौर पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व है।
प्लस उसको टेटनस टॉक्सॉइड दोगे, यानी पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी टॉक्सॉइड क्या है कि एंटीबॉडी है, मुख्तलिफ साइट्स पे दोगे और इस चीज़ से पेशेंट इस चीज़ से सर्वाइव कर जाएगा और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी का आपने कंसेप्ट याद रखना है, मैंने आपको समझा भी दिया। नेक्स्ट है कि आप टेटनस की जो ये टॉक्सॉइड की वैक्सीन है, इसका बूस्टर डोज भी दिया जाता है हर 10 साल बाद। यानी ये पेशेंट ठीक भी हो गया तो उसको फिर भी 10 साल बाद एक बूस्टर डोज लाजमी लगेगा, क्योंकि इसका इन्फेक्शन दोबारा भी हो सकता है। इसके बाद जो है कि हमने देखा कि स्किन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो स्किन में जो है वो डीब्राइड वाउंड हम कर सकते हैं, यानी स्किन के अंदर जो भी डेड या डैमेज टिश्यू वगैरह प्रेजेंट है तो उसको हम साफ वगैरह कर लेते हैं, सर्जिकली, केमिकली, मैकेनिकली, किसी भी तरह से डीब्राइड वाउंड कर लेते हैं, तो उस चीज़ से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। तो प्रिवेंशन में आपने वैक्सीन और डीब्राइड वाउंड को याद रखना है, और वैक्सीन के आगे जो बाकी फीचर्स हैं वो याद रखने हैं कि कम्बिनेशन, पैसिव एक्टिव और बूस्टर वगैरह। तो यहाँ पे होता है ये ख़त्म ये। तो अभी हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ और दोबारा से इसको स्लाइड शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेशेंट को भी यहाँ पे ये टॉक्सॉइड की यहाँ पे वो लग रही है, हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे इंट्रामस्कुलर ये 90 डिग्री एंगल पे ये लगता है इसका इंजेक्शन। तो ये बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले जो है हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई क्या है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। क्लोस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डिजीजेज में मेन डिजीज टेटनस है, जो कि स्पास्टिक पैरालिसिस यानी स्टिफनेस करवा रही है मसल्स के अंदर, और स्पेसिफिकली जो टर्म्स हैं ओफिस्टोटोनस यानी जो कि हेड, नेक, स्पाइनल कार्ड और बैक की हो गई स्टिफनेस, और रिसस सार्डोनिकस जो कि स्पेसिफिक फेशियल मसल्स की हो गई। इसके अलावा लॉक जॉ लॉक हो गया। तो ये 3 स्पेसिफिक टर्म्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशन है, सेलुलाइटिस, स्किन के इन्फेक्शन है, क्रेपिटस जो मोटर बाइक एक्सीडेंट में होंगे उसके। इसके अलावा न्यूनेटल टेटनस होता है, उसकी 2 कंडीशन है, वो आपने याद रखनी है। तो ये 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑस्पी के लिए आप याद रख सकते हैं कि टेटनस की स्पेसिफिक कंडीशन कैसी होती है, उसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, और रिसस सार्डोनिकस में पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। तो ये ऑस्पी के लिए पिक्चर्स अहम है, लेविंसन की बुक से हैं ये। इसके अलावा हैबिटेट इसका क्या है कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, उसके स्पोर्स होते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगी, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। यहाँ पे स्किन्स के ही हैं, स्किन का वर्ड याद रखना है, टोमेटिक ब्रेक होगा, या फिर नेक्रोटिक टिश्यू, ब्लड सप्लाई, रस्टी नेल्स हो गए, कील वगैरह, स्किन पॉपिंग हो गई। इसके अलावा डीप सीटेड वाउंड जो चाकू के वाउंड होते हैं। इसके अलावा बाइक एक्सीडेंट वगैरह और नियोनेटल टेटनस। तो ये स्पेसिफिक स्किन के रिलेटेड ट्रांसमिशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि स्पोर्स के जरिए जर्मिनेट होता है, स्पेसिफिक टेटनस टॉक्सिन इसमें मौजूद होता है जो कि रेट्रोग्रेड ट्रांसफर होगा। उसके बाद प्रोटीएज रिलीज करेगा, वो कि बाइंड होगा गैंग्लियोनिक रिसेप्टर पे और इनहिबिट कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी को याद रखना है मेन। उसके बाद एक्साइटेड न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको टेटनस टॉक्सिन के रिलेटेड याद होने चाहिए। मेन विलनेस फैक्टर यही है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने स्पेसिफिक देखा कि ऑब्लिगेट एनारोब है, ये नहीं भूलना, और टर्मिनल स्पोर होता है स्पेसिफिक, ये आपने याद रखना है, ये 2 बातें। उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस में देखा कि इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसीलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस है कि पेशेंट की हिस्ट्री और सिम्टम से हम इसको चेक कर लेंगे। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, इंट्रामस्कुलर, और इसके अलावा स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स देंगे। इसके अलावा पेंसिलिन जी देंगे। उन किन किन सूरतों में देखें वो भी हमने देखा। प्रिवेंशन में हमने देखा कि इसकी वैक्सीन है टॉक्सॉइड वैक्सीन, जो कि कम्बिनेशन में डिप्थेरिया टॉक्सॉइड के साथ मिला के दी जाती है, पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, और बूस्टर डोज भी दिया जाता है, और डीब्राइड वाउंड यानी टॉक्सॉइड वैक्सीन और डीब्राइड वाउंड आपने याद रखना है। तो यहाँ पे होता है लेक्चर ख़त्म। और अभी तक आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को पूरा देखने का, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एम साइंस को तो लाजमी से कर दें, और अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप बाकी बैक्टीरिया को वीडियोस को देख सकते हैं। आपको इसी तरह बिल्कुल इजी वे में हर बैक्टीरिया को समझाया गया है। यहाँ पे क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी की लिस्ट है, इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की है, तो आप आसानी के साथ इस चीज़ को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो बस इतना ही था वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तब फिलते हैं फिर नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।